सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं एक्सक्लूसिव फौजिया कसूरी, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से, बानी पीटीआई में शामिल किया जाता है। जी फौजिया कसूरी साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि आपके साबिक़ा कायद जनाब इमरान खान साहब पीटीआई के जो चेयरमैन थे, अभी तो जाहिर है वो भी नहीं रहे चेयरमैन, तो इमरान खान को साइफ़र केस में 10 साल और तोशा खाना केस में पहले 3 साल जो सस्पेंड हुई और उसके बाद 14 साल की सज़ा दी गई है। इसको कैसे देखती हैं आप? डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं समझती हूँ कि इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपकी हुकूमत आपके मुल्क के लिए हो या आपकी जमहूरियत के लिए हो, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जैसा इंसान के अमाल होते हैं, जो इंसान करता है, ये तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि इसी दुनिया के अंदर वो एक्सपोज भी होगा और इंसाफ भी सूनर और लेटर हो जाता है। तो इतने खुले केसेस हैं ये हर किस्म के। इस कदर एक जो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हम तो कभी अपने वर्स्ट ऑफ नाइटमेयर्स में भी मैं कभी ये इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इस किस्म के खान लहज पे पहुंच जाएंगे और इस किस्म की वो पाकिस्तान की जगरसाई करेंगे, इस किस्म के वो गुनाह करेंगे, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना जुल्म करेंगे जो उन्होंने किया। और तो आप समझती हैं सज़ा सही मिली है उनको? डॉक्टर साहब, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी जिस तरीके से कि जो काम दुश्मनों का होता है, मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करना, एक बदतमीज़ी गालम गलोच का जो इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ था, जिस किस्म के इनके स्पोक्स पर्सन्स थे जब ये हुकूमत में थे, इतनी इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो इनको आज भी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इनको पावर में आने से पहले छोड़ गई थी। मगर आज जो लोगों ने देखा इनकी हुकूमत में आने के बाद, जो इन्होंने एक रिवेंज की सियासत की, जो इनका तकब्बुर, इनका गुरूर, इनके झूठ, इनकी मुनाफकत, कब तक अल्लाह ताला डील देता है? मगर कब तक डील देता है? कभी ना कभी तो अल्लाह की पकड़ होती है। तो लिहाजा जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। वो मनाज़िर जो इन्होंने आगे लगाई हैं और जो इन्होंने फौज के ऊपर अटैक किए हैं और जो इन्होंने झूठ बोले हैं साइफर हिला के, तो क्या इसमें गलत था? माजी में भी हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब को 14 साल की सज़ा हुई और उसके बाद 21 साल की नाअहली हुई। फिर हमने देखा कि वो दौर ख़त्म हो गया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब इंटर हो गए पाकिस्तान की सियासत में और उसके बाद दोबारा उनको सज़ा हुई, तायात नाअहली हुई, उसके बाद आपके 10 साल सज़ा हुई, अब वो फिर ख़त्म हो गई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 14 दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे। तो क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ये है और क्या ये नहीं हो सकता कि कल मियां इमरान खान साहब भी दोबारा कुछ अरसे बाद जो है पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन जाएं? अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जो भी ज़्यादतियाँ हमेशा हुई हैं, बिल्कुल सियासतदानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और हमेशा वही सियासतदान सामने लाए गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बलबूते के ऊपर आए हैं। उम्मीद सिर्फ ये हो सकती है कि खुदा करे, अल्लाह करे कि वक्त के साथ और जो गलतियाँ की हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हो, कुछ उनसे सीखा हो। और क्या कह सकते हैं? ठीक है कि अच्छा ये बताइए कि बुशरा बीवी साहिबा, उनकी जो साहब की जो है वो बेगम, अब उनको भी 14 साल हो गई और उनको इस वक्त कैद कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है बनी गाला में। तो इस सज़ा को आप कैसे देखती हैं?
मैं समझती हूँ उनके जो जिन हैं वो शायद अपना कुछ किरदार इसमें अदा कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती हूँ, बट द पॉइंट इज़ दैट अगर वो गिल्टी हैं, जो कि वो हैं, जो कि वीडियोस, ऑडियोस, हर चीज़ हम सब सुन चुके, हर एक को पता है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है इस चोरी के सिलसिले के अंदर। तो लिहाजा अगर चोरी की है और इतने ब्लेटेंटली की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब ये अलग बात है कि कुछ ये भी क्यास आराइयाँ हैं कि वो कुछ डील करेंगी और वो कुछ अपने शौहर को, मतलब शौहर कौन से उनके ये वाले खान साहब, उनके बारे में कुछ बहुत बातें और बताएंगी या उनको कुछ और फंसाएंगी, खुदा जाने क्या करेंगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, इट्स ऑल वेरी डर्टी, खुदा माफ़ करे। इतनी स्कैंडल्स, इतनी बदनामी, इतने बेशर्मी के काम हुए हैं खान की 4 साल के टेन्योर में, और उसके बाद जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ बदनामी की है और पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, सज़ा तो मिलेगी क्योंकि अल्लाह ऊपर देख रहा है और अल्लाह ज़रूर सज़ा देता है गलत काम। अच्छा, ये बताइए कि ये खान का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? आप ज़ाहिर है आप उनके साथ रही हैं, काम किया है, पाकिस्तान की सियासत में भी आपने अपना रोल अदा किया है, जबकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त वोटर इंटैक्ट है और 80% पाकिस्तान की अवाम और बाहर की अवाम खान के साथ खड़ी है। क्या ऐसा है? डॉक्टर साहब, सुनते हम भी यही हैं जो आप बात कह रहे हैं, मगर मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, ये इन्होंने इस किस्म के लोग, प्रोफेशनल्स हायर किए हुए जो सुबह से शाम तक कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं कि इन्होंने ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है। मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है इतना। 80% हाँ वो पॉपुलर है, मगर मैं हैरान हूँ। मगर देखिए, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें डॉक्टर दानिश, तो पॉपुलर तो शैतान भी बहुत है। शैतान, शायद शैतान के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अल्लाह पे चलने वाले या क्रिएटर पे बिलीव करने वाले कम हैं शायद, और शैतान के बहुत फॉलोअर्स हैं। तो ये इट डजंट प्रूव एनीथिंग। अगर आप पॉपुलर हैं भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही हैं। इट डज नॉट प्रूव दैट यू आर राइट, इट जस्ट प्रूव्स दैट आई एम वेरी सॉरी कि हमारी कौम सोचती नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम जो अपने को मुसलमान कहते हैं, वो हर ऐसे इंसान को कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं जो झूठ बोलता है, जो मुनाफिक है, जिसने इस्लाम को इस्तेमाल किया है अपनी सियासत के लिए। मैं इतनी हैरान हुई हूँ। मैं एक टीवी के प्रोग्राम पे अभी देख रही थी, मैं तो इनको नहीं फॉलो करती, मगर मैंने उस प्रोग्राम में ये देखा कि अलीमा खान ने एक ट्वीट भेजी है जिसमें वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई से कंपेयर कर रही हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें ये लोग। मस्जिद नबवी पे अटैक के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आज जिस जगह ये पड़े हुए हैं, जिस मुसीबतों के अंदर, उसके बावजूद इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, इनका झूठ, इनकी मुनाफिकत में कमी नहीं आती। ये कौन सी हमारी अवाम है जो ऐसे झूठे इंसान को सपोर्ट करते? क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी 4 साल हुकूमत थी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, सिवाय रुसवाई के, सिवाय वेंजेंस के कि हर ऑपोजिशन के लीडर को किसी ना किसी तरह जेलों में डालो। सिवाय इसके उन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, और आगे तक लगा दी। यानी इतना कुछ इन्होंने किया है कि जो हमारी नजरों के सामने है, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, हर चीज। अच्छा, ये बताइए फौजिया कसूरी साहिबा, क्या ये सबके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान अकेले हैं, या खान को इस नहज तक पहुंचाने में कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन कौन जिम्मेदार हैं, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर दानिश, देखिए, मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स जिम्मेवारी हमेशा जो भी पार्टी का हेड होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। ऑलवेज वो नहीं कभी इस जिम्मेदारी से बच सकता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी की टीम बनाता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को अपॉइंट करता है और हर काम उसके ज़रिए होता है। और डॉक्टर दानिश, पाकिस्तान अभी भी संभल सकता है। मैं अभी 5 हफ्ते पाकिस्तान रह के आई हूँ। इतना खूबसूरत मुल्क है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम अपने को पाकिस्तानी कहते हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमारा है। सब लोग मुझे तो वहां बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं तो इतना बाजारों में फिरी, सब जगह, मुझे तो किसी को नहीं ऐसा दिखा कि कोई बहुत तकलीफ के अंदर है कि कोई कह रहा है ओ क्यों इमरान खान को जेल में डाल दिया।
अच्छा ये बताइए कि एक तजर्बा हमने 2018 में किया था, वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा, बहुत बुरा रहा, जो आपके वक्त बता रहा है। अब एक तजर्बा हम 8 फरवरी 2024 को करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है। तो आप समझती हैं कि ये जो होने वाला तजर्बा है, जो अब आगे आने वाला तजर्बा है, वो कामयाब रहेगा? ये मुझे नहीं मालूम कि वो कामयाब रहेगा या नहीं, मगर ये ज़रूर सबको पता है कि वो लोग जो भी हुकूमतों में रहे, इतनी बदतमीज़ी, इतनी बदहाली कब किसी दौर में नहीं हुई है जितनी इमरान खान के 4 साल में हुई थी। चाहे वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या जो भी उनके हिमायती थे साथ में शामिल थे, दे एटलीस्ट डॉक्टर दानिश उन्होंने कुछ तो ग्राउंड पे छोड़ा था दिखाने के लिए, उन्होंने कुछ तो काम किए थे। मैं नहीं कह रही कि वो कोई बहुत फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट्स थी, मगर वो इनसे बहुत बेहतर थी। और ये सारी दुनिया कि जो मुल्क हैं, जो जिनसे हमारे सफारती ताल्लुकात हैं और जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो नहीं डील करना चाहते थे खान के नुमाइंदों के साथ या और वो देख रहे थे कि किस किस्म की करप्शन और बदतमीजी हो रही है इस गवर्नमेंट के अंदर, तो अगर ना हमें से वो नहीं हमारे साथ चलना चाहते थे, सफारती ताल्लुकात हमारे दुनिया के अंदर ख़राब हो रहे थे मुल्कों के साथ, तो फिर क्या नतीजा इसका निकलना है। और एनी टाइम डॉक्टर दानिश, मैं समझती हूँ कि रियासत इज मोर इम्पोर्टेंट देन सियासत। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, लेकिन एक बात बताएं, पाकिस्तान की अवाम को ना किसी अहलियत की उनको वो देखते हैं, ना कारकर्दगी देखते हैं, वो तो शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। वोट है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, वोट है तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, यानी भुट्टो का, बेनज़ीर का, या आपके बिलावल का, वोट है तो इमरान का। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त 18 से 36 साल की जो उम्र के जवान हैं, उनका 45% से ज़्यादा वोट है, और ये कहा जा रहा है कि नौजवान जवानों का वोट खान के साथ है। क्या कहेंगी आप? अगर उनका वोट उनके साथ है तो ठीक है, वो उनका हक है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। हम तो सिर्फ डॉक्टर साहब दुआ कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ नौजवानों से ये कहूँगी कि भाई आप सोचो, आप ये सोचिए। और खान की अब माशाल्लाह उम्र अब कितनी रहे, मतलब है कि कोई उनके बहुत फ्यूचर प्लानिंग की जाए 10, 15, 20 साल की। भाई अब यू नो वी नीड फ्रेश लीडरशिप, वी नीड न्यू पीपल। और बिल्कुल चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, यंग जो यूथ लीडरशिप है उन पार्टीज़ की, उनको सामने आना चाहिए, फ्रेश ख्यालात लेके आए, अच्छे ख्यालात लेके आए। और मैं ये भी समझती हूँ डॉक्टर दानिश कि ज़रूर, मैं उम्मीद करती हूँ, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ कि इन लोगों ने भी अपनी जमातों के अंदर अपने गलतियों से सीखा होगा, अपने बड़ों की गलतियों से, और ये पाकिस्तान के लिए आगे चल के कोई बेहतर करेंगे। तो आप समझते हैं नए नौजवान लीडरशिप की इस वक्त ज़रूरत है? तो इस वक्त तो 40 साल के पुराने वज़ीर आज़म आज भी वज़ीर आज़म बन रहे हैं, मुशीर 40 साल के आज बनने को हैं, वज़ीर वही बनने को हैं। एक वाहिद बिलावल भुट्टो इस वक्त मैदान में, जो नया खून है, नया वलवला है, नौजवान है। तो क्या आप सपोर्ट करती हैं बिलावल भुट्टो को कि वो इस वक्त सियासत में आगे बढ़ें? देखिए डॉक्टर दानिश, मैंने अभी कहा कि यूथ लीडरशिप की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो बिल्कुल यकीनन यंग पर्सन है। मुझे बिलावल भुट्टो इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मफाहमत की बात करते हैं। मुझे मरियम नवाज़ भी अच्छी लगती हैं, मैं समझती हूँ बहुत बहादुर हैं, बहुत बहुत मज़े से बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अल्लाह करे कि वो आगे चल के कुछ अच्छा रोल प्ले करें पाकिस्तान के लिए। और भी बहुत से यंग लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। PTI नहीं, वो मरियम के अब्बा मरियम को आगे नहीं आने देते ना, वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तुम नहीं। अभी भी वो 40 साल के बाद कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। खैर, उनको बहुत से और दूसरे ममालिक भी उनको वज़ीर आज़म के रोल में देखना चाहते हैं। और डॉक्टर दानिश, ये भी बहुत मुमकिन है, मैं तो आप ही लोगों के टॉक शोज से सुनती हूँ कि वो मुख्तसर से टाइम के लिए आएंगे और उसके बाद ही विल पेव द वे फॉर यंगर पीपल टू कम। ये सही तजुर्बा होगा। ये क्यों आएंगे कम वक्त के लिए? क्या वजूहत है? ये तो फिर आना की बात हो गई कि मुझे वजारत उज़्मा से हटाया गया था, मुझे वजारत उज़्मा दोबारा दो, और जब मैं आ जाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। इस पे थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा डॉक्टर दानिश, वन वे और द अदर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। हम किसी यूटोपिया में रहते नहीं हैं।
और बहुत से अभी पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है सियासी जमातों में जमहूरियत होने की, बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त यूनिटी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमारे माशी हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एड देते हैं, अगर वो ये प्रेफर करते हैं कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो, बिकॉज उनका ये किसने कहा है, क्या ये किसने कहा है कि उन्होंने ये आपसे कहा है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत हो? किस मुल्क ने कहा है? नहीं, कहा नहीं है। तो आप ये कैसे कह रही हैं? आप ये कैसे कह रही हैं? ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा है। तो ये आप ये कैसे कह रही हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिल रही है, बिलावल को सपोर्ट मिल रही है। आप कैसे कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं या मुख्तलिफ ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई स्टेटमेंट? नहीं, स्टेटमेंट नहीं, मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ जिस तरीके से उनको उन मुल्कों ने हमेशा वेलकम किया है, चाहे वो सऊदी अरेबिया। वेलकम तो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को नहीं हुआ है, वेलकम तो इस मुल्क के अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। आज तक पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने अपना जो मुकाम बनाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की मजबूत तरीन एक आर्मी चीफ होता है जिसको पूरी दुनिया देखती है। मेरे पास कम टाइम है, अहम तरीन एक सवाल है, मैं चाहता हूँ वो पूछ लूँ, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह तफसील से आपसे बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन का ज़माना है। ये बताइए, PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को हो रहा है। आप अकबर एस बाबर, आप या दूसरी जो फाउंडर मेंबर हैं जो इस पार्टी के को चाहती हैं कि दोबारा रीऑर्गेनाइज हो, आप लड़ेंगी? नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। नहीं डॉक्टर दानिश, मैं सियासत छोड़ चुकी हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर मैं बिल्कुल PTI के नज़रियाती वर्कर्स को सपोर्ट करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर PTI ज़रूर कायम रहे। PTI की फ़िलॉसफी अच्छी थी, आइडियोलॉजी अच्छी थी, मगर उसको इमरान खान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो लिहाजा जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं अकबर एस बाबर PTI के लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनको लड़ने दिया जाए, उनको लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए। बिल्कुल, वाई नॉट, सबका हक है, आज़ादी सबको देनी चाहिए। जिन्होंने फौज के खिलाफ अटैक्स किए हैं, जिन्होंने आगे लगाई हैं, जिन्होंने लोगों को प्रोवोक किया है कि वो मुल्क के अंदर बदनज़मी पैदा करें, ऑब्वियसली उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, तो उनको नहीं इजाज़त होनी चाहिए, बाकी सबको इजाज़त होनी चाहिए। फौजिया कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। नाजरीन, ये थी फौजिया कसूरी, बानी PTI। अब हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं रेहाम खान साहिबा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, मैं आज के जो एक केस है उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मेरी अपना ख्याल ये है कि इस किस्म के केसेस को शरीयत अदालत में जाना चाहिए और ये शरई मैटर है और शरई जो वहाँ पे जजेस बैठे हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं वो बेहतर इसका फ़ैसला कर सकते हैं। मैं इससे हटकर आपसे जो 2 सज़ा हुई है साइफ़र केस में और जो तोशाखाना केस में, ज़ाहिर है आप उनके साथ रही हैं कुछ अरसा, तो ये सवाल आपसे बनता भी ज़रूर है कि आप कैसे देखती हैं इन दोनों सज़ाओं को? देखिए, बहुत सही आपका फ़ैसला है कि एक तो जो केस है उसके ऊपर मेरा ख्याल है बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोगों की जो सियासत है और जो सियासी उनकी परफॉर्मेंस या लैक ऑफ परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। साइफ़र केस के बारे में ऑफ कोर्स ये मेरे नज़दीक बड़ा सीरियस इशू है और सीरियस इशू इसलिए है कि ये मैं आपके प्रोग्राम पे भी और बारहा दोहरा चुकी हूँ कि आपकी जो हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ पाबंदियाँ होती हैं जो कि आप जब हल्फ उठाते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो आप अपने आप को उन रूल्स रेगुलेशंस में बांध लेते हैं। यानी कि जो भी स्टेट सीक्रेट्स हैं या जो भी
आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन हुई है, दो ममालिक के माबैन हुई है, या आपस में कोई फॉरेन ऑफिस की और काबीना की हुई है, तो आप ओथ टेकिंग के बाद यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट, यानी कि आप उसको रिवील नहीं कर सकते। ये जो रूल्स हैं वो तो किसी भी ऑफिस के क्लर्क पे भी लागू होते हैं कि कोई अगर आपने कॉन्फिडेंशियल फाइल हैंडल की है, मैं और आप भी अपने स्टाफ से ये तवक्को रखेंगे कि अगर कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल हमारे पास आई है, अगर कोई सोर्स है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के स्टेट सीक्रेट्स को एज ब्लैकमेल या एज अ बार्गेनिंग टूल कैसे यूज़ कर सकता है? दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो जो साइफ़र में जो पनिशमेंट आई है वो मेरा ख्याल है कि बनती थी। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने आपकी ट्वीट्स भी देखी हैं, जिस तरह से साइफ़र का जो कोर्ट केस है उसको मैनेज किया गया है, उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो 342 का बयान है उसको जिस तरीके से कलम बंद किया गया है, क्या वो ज़ाहिर है हम तो लीगल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन हमें भी उसमें फ़्लॉज़ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये फ़्लॉज़ जानबूझ के छोड़े गए हैं कि किसी भी मौके की मुनासबत के मुताबिक इसको ओवरटर्न करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए कि ये एक इम्परफेक्ट प्रोसीडिंग्स रहीं, या ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी में ये केस इसकी जो हियरिंग है या जो इसकी जो फ़ैसला है सुनाया गया। दोनों सूरत हाल में जब भी कोई इम्परफेक्शन रह जाती है, जब भी कोई कमी रह जाती है, तो चाहे केस बड़ा मजबूत हो, लेकिन ऑफ कोर्स लीगल प्रोसीडिंग्स हैव टू be watertight and have to be very strictly due process of law, due process of law अगर पूरा नहीं होगा तो वो केस उड़ जाता है। माजी में हमने देखा है। तोशा खाना पे थोड़ा सा बताइएगा। 14 साल एग्जैक्टली तो क्या यही मैं कह रही हूँ कि सस्पिशन ये है कि क्या आप चाह रहे हैं कि एट सम पॉइंट वो केस ओवरटर्न हो जाए, या ये कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो दोनों सूरत हाल में जुडिशरी का जो रोल है वो मुतनाज़ा हो सकता है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी इदारे ऐसे आए हैं। तो अच्छा भला केस, जहाँ केस बनता है, जहाँ सज़ा बनती है, और मेरे नज़दीक ये सबसे सीरियस केस था। बाकी तो आपको पता है इतने मेरे नज़दीक वो केसेस नहीं हैं। ये फॉरेन फंडिंग वाला केस, चूँकि ये डीप स्टेट के जो इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट करता है, और साइफर केस तो फॉरेन फंडिंग का तो कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक रहा तोशा खाना वाला, तो मेरा ख्याल है कि वो अगेन वो जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है, और जो बानी चेयरमैन हैं उनकी अहलिया को इसमें जिस तरीके से इम्प्लिकेट किया गया है और जिस तरह से सज़ा दी गई है, वो भी एक अच्छे भले केस को मेरा ख्याल है मुतनाज़ा कर जाती है। मेरे नज़दीक तोशा खाना वाला केस, लोगों की अपनी ओपिनियन होती है, मेरे नज़दीक साइफर केस वो सीरियस। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये और भी बहुत से केसेस बनते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो 14 साल है और ये जो अभी क्या कहते हैं आपके 10 साल है, इन सज़ाओं का मुस्तकबिल क्या होगा? माजी में हमने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब को 14 साल सज़ा दी गई और 21 साल नाअहल किया गया, लेकिन फिर वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। फिर हमने देखा कि उनको 10 साल सज़ा दी गई और ताहयात नाअहल किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि अब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो इन सज़ाओं का मुस्तकबिल या इमरान खान की सज़ाओं का मुस्तकबिल मैं मुख्तसर चाहूँगा कि आप कैसे देखती हैं आगे? आपके डॉक्टर साहब सवाल में इसका जवाब पिन्हा है। वही मुस्तकबिल होगा जो बाकी सज़ाओं का हुआ है। तभी मैंने आपको इशारा किया कि क्या वजह है कि ये जो 342 का बयान है इसको इस तरीके से क्यों किया गया है। लेकिन अगर हम नवाज शरीफ ही को एज एन एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अगर उनको साइफर केस तो नहीं था, पनामा तो उससे बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि एक मतलब इतना कोई सीरियस स्टेट को तो हार्मफुल केस नहीं था, लेकिन उसमें भी उनको जो भी सज़ा हुई, लेकिन 6 साल तो उन्होंने गुजारे। तो अगर उसको ही हम इस्तेमाल करें एज एन एग्ज़ाम्पल, तो 6 साल तो मेरा ख्याल है शायद कहीं नहीं गए, और हो सकता है कि साइफर केस ज़रा ज़्यादा संगीन नौयत का है, तो हो सकता है कि 7 साल हो जाएं। लेकिन ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये तमाम सज़ाएं जो हैं और तमाम केसेस जो हैं उनमें ये रूम रखा गया है, और हमेशा तारीफ भी हमारी रही है कि इस किस्म की सज़ा दी गई है कि जो कि बहुत ज़्यादा हैवी पनिशमेंट है, लेकिन इतनी गुंजाइश भी छोड़ी गई है कि जब आप मौजू समझें तो उसको ओवरटर्न करा सकें। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी एक सर्वे आ रहा है
कभी एक गैलप सर्वे आता है, कभी BBC का कह देते हैं, कभी आप किसी और अखबार का कह देते हैं। तो मौजूदा सर्वे में ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन की है और खान साहब की पॉपुलैरिटी थोड़ी गिरी है। तो आप इन सर्वों की हकीकत को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो सर्वेज जैसे भी कराए जाते हैं और जिस तरह भी कराए जाते हैं, जब PTI कराती थी तो तब भी मैं उसका यकीन नहीं करती थी, और अब भी अगर आप सोशल मीडिया पे भी अगर मैं आप पोल भी लगाएं तो हमें तो ज़मीनी हक़ाइक़ पता होते हैं, लेकिन सर्वेज जो हैं वो मौके की मुनासबत से लोग उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट करते हैं। सोशल साइंसेस अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे एक लाइन पढ़ाई जाती है कि जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो हमें सोशल साइंसेस में पढ़ाया जाता है कि लर्न टू रीड बिटवीन द नंबर्स। तो ये कौन से नंबर्स हैं, किसको सर्वे किया गया है, क्या हालात थे। सो आई वुडंट टेक द सर्वेज टू सीरियसली, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी कमी रह गई थी, जो भी उनके फ्लॉज थे, वो PDM ने अपने फ़ैसलों के साथ, अपनी सीट एडजस्टमेंट्स के साथ, अपने बिल्कुल वोट को इज़्ज़त दो के बाद एक बयानिए को फुल यू टर्न लेके अपनी जो मकबूलियत है उसको अफेक्ट किया है। तो PMLN के अंदर जो लोग हैं, PMLN के जो वर्कर्स हैं, वो ज़ाहिर है कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, और PDM की हुकूमत के दौरान ज़ाहिर है हमने जो महंगाई की हालत देखी, जो इनडिसाइसिवनेस देखी, उसकी वजह से भी उनका वोट बैंक वो खुद एतराफ़ करते हैं कि अफेक्ट हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी सही है कि जब भी लोग बाहर निकलते हैं, अब शेर जो है वो बहुत देर से बाहर निकला है, एक दिन में आपने देखा स्वात और फैसलाबाद भी हो गया, लेकिन गुज़िश्ता कोई दिसंबर और जनवरी के मिड तक बिल्कुल इलेक्शंस का समा नहीं लग रहा था। मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ और पिछले कुछ 48 घंटे में मुझे लगा कि अच्छा हाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन अब 3-4 दिन ही रह गए हैं। उससे पहले हमें PMLN कुछ मूड में नहीं लग रही थी। अब इसकी क्या वजूहात है? या तो उनको लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल विन है, या जैसे इलेक्शन कैंपेन पे जो पैसा लगाया जाता है वो लगाने वाले इस बार शायद राज़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो माहौल इलेक्शंस का नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, चलें। तो पिछले 4-5 दिन में आप समझ सकते हैं कि मकबूलियत शायद बेहतर हुई हो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अपने अवाम में दिखाई दे रहे हैं। ये एक बात बताएं, एक जो है वो सारी रूपोश है या बंद है? बंद है। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा था, इसलिए मैं इस पे आ गया जिसका आप सही मौके पे जवाब देंगी। हमने 2018 में देखा था कि एक सियासी जमात जो है उसको इलेक्शन इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, इवन के मीडिया में भी हालात थे कि उसको और अदलिया ने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। 2018 में एक सियासी जमात के साथ बड़ा प्रेशर था, और यही अमल हम देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में है कि जमात मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन वही अमल है कि इंतज़ामिया और आपकी हुकूमत और अदलिया और मीडिया सब उसके ख़िलाफ़ है और उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रही है। तो आप समझती हैं कि क्या एक ऐसे पहलवान को अगर रिंग में, दोनों तरफ मैं बात कर रहा हूँ, रिंग में एक पहलवान को आप हाथ पांव बांध दें और उसका मुंह भी बंद कर दें और उसे हिलने जुलने की भी इजाज़त ना हो, और उसको आप इलेक्शन में यानी लड़ने के लिए रिंग में उतार दें, और दूसरे को हर तरह से आज़ादी हो, हर तरह का सपोर्ट हो, और उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन की भी, इंतज़ामिया की भी, हुकूमत की भी, मीडिया की भी सपोर्ट हो, तो क्या इसमें पॉपुलैरिटी इफ़ेक्ट करेगी? और ऐसे इलेक्शंस को आप कैसा इलेक्शन देखती हैं? देखिए, बात अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो भी ताकतवर होता है, जो भी पावर में आता है, लोगों के नज़रियात बहुत जल्दी बदल जाते हैं। और मैं, डॉक्टर साहब, आप और मैं तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 2013 की तरफ अगर आप नज़र दोहराएं तो 2013 में खैबर पुख्तनख्वा में ANP और PPP के ऊपर वही पाबंदियाँ, बंदिशें थीं, बल्कि आपको पता है बिलोर साहब की शहादत भी हुई।
तो उस वक्त इलेक्शन कैंपेनिंग की इजाज़त सिर्फ पीटीआई को थी, एएनपी की जगह नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह बलूचिस्तान में मैं जब गई तो मैंने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दफातर हैं वहीं हैरत की बात ये होती थी कि वहीं रॉकेट्स आके गिरते थे और कोई अगर जाना चाहता तो उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो सैडली ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो इससे दो सबक हमें सीखने चाहिए। एक ये कि जो भी बार बार किसी को दिल से लगा लेते हैं और लाडला बना लेते हैं तो उनको भी चाहिए कि इतनी मोहब्बत में इतनी आखिर तक ना चले जाएं, क्योंकि बाद में आपको मायूसी होगी। जिस तरीके से 2018 तक जिसको आपने लाडला बनाया उसको जाहिर है उससे जो मायूसी हुई, जिस तरीके से आपका दिल दुखा, वो होना ही था। और मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग ये टीवी पे बैठ के कहते थे कि भाई जो दूसरी तरफ सियासी सो कॉल्ड लीडरान है वो पपेट ना बने, क्योंकि अगर आप पपेट बनेंगे, कठपुतली बनेंगे और किसी के आलाकार बनेंगे, किसी के स्क्रिप्ट पे चलेंगे, तो आपका जो लीडरशिप है वो आप खो बैठेंगे। तो दोनों के लिए ये सबक है, मशवरा है, नसीहत है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी लाडला ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ रहती है वो ये है कि आप दलाइल से औरों को कन्विंस कर लें और आप हिम्मत से, डिसाइसिव लीडरशिप, करेज से दिखाएं कि जी हाँ मैं लीडर हूं और मैं इस बात को गलत या गलत समझती हूँ, इस बात को सही समझता है। लाडला बनने में जाहिर है जो है लाडला नहीं लूज करते, लेकिन अगर इस किस्म का अमल होगा 2018 में कोई और 2024 में कोई और, तो इसमें यकीनन अहम तरीन सियासी जमातों का ही कसूर होगा जो वो लाडला बनती हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है, मुझे ये बताइए कि ये आपको इलेक्शन लग रहा है या ये इलेक्शन जो लोग कह रहे हैं, बार काउंसिल्स कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, लोग कह रहे हैं, सियासी वर्कर कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं, बिजनेसमैन कह रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन हो रहा है या ये सिलेक्शन है? देखिए, इसके ऊपर डॉक्टर साहब मेरा एक मुख्तलिफ तज्जिया है और वो ये है कि जो लोग समझ रहे हैं कि वो लाडले हैं, क्या पता कि उनको एक बहुत रूड शॉक मिले। मैंने आपको वजाहत की ना कि लाडला कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, लाडला ज़रूरत के तहत होता है और जब आपके मयार पे ना उतरे तो वो लाडला स्टेटस या लाडली स्टेटस बहुत जल्दी चला भी जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो एक हकीकत है इस इलेक्शंस की, वो है एक ऐसी जमात जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। वो बड़ी जमात जो है वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो बड़ी जमात इंडिपेंडेंट्स की जमात है। 264 ऐसे लोग हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और कहीं भी एफिलिएटेड नहीं हैं। इसके अलावा 236 ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो अभी तक तो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ एफिलिएटेड है, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई के साथ जो बेचारे पुराने साथ जुड़े हुए थे उनका भी नज़रिया कैसे एक फ़ोन कॉल पे और एक रात के बाद बदल जाता है। तो ये तो सितंबर से सडनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको सूझी है। तो ये जो 236 और 264 यानी 500 इंडिपेंडेंट्स हैं, ये सबसे बड़ी जमात है। और इस वक्त देखना ये है कि जहाज़ किसका इन सबको उड़ा के ले जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये होंगे वो डिसाइसिव वोट जिसकी वजह से हुकूमत बनेगी पंजाब में भी और फेडरल में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये एक बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में आ गए हैं, लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यंग आपके लीडर हैं और इस वक्त जो आपका वोटर जो है वो तकरीबन 45% से ज़्यादा 18 साल से 36 साल तक वो आपकी यंग है। आप समझती हैं बिलावल भुट्टो पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी को मजबूत कर सकेंगे और ये यंग वोट ले सकेंगे? मुख्तसर और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, बिलावल भुट्टो मेरा ख्याल है कि अगर उनको पहले जो भी कोई रिस्ट्रिक्शन थी, पता नहीं क्यों उन्होंने पंजाब का रुख नहीं किया। ये मैं आपको बताऊं कि जब से बिलावल भुट्टो साहब को हमने पार्लियामेंट में देखा है या जलसे जुलूसों में देखा और जब से वो अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखा रहे हैं,
जब से उनकी स्पीचेस लगता है कि उनके दिल से हैं, एक ऑनेस्ट वर्जन उनका आ रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन खैबर पुख्तनख्वा में भी उनको बहुत पसंद करती है और पंजाब में भी आपने देखा है NA 127 में लोग उनकी बातों को बड़ा पसंद कर रहे हैं और उनका जो दिलचस्पी वो ले रहे हैं, चाहे कोई और कुछ भी कहे, लेकिन लोगों को ये पसंद आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का भी फोकस बना हुआ है और हालिया 1-2 हफ्ते में जो उन्होंने पॉडकास्ट्स और जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, यंग लोग, PMLN के लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं यंगर लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। वो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना जाती एक बहुत अच्छा मतलब एक कन्फाइडिंग बस आखिरी सवाल, आखिरी सवाल लोगों को अपील कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, बस आखिरी सवाल है, क्योंकि ये हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए किया है। आखिरी सवाल ये है कि बज़ाहिर लगता है कि PMLN जो है वो हुकूमत बना लेगी, क्योंकि उसके साथ अदम एतमाद वाले भी हैं, तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी है, तो बाप भी आ गई है, तो इलेक्टेबल्स भी हैं, तो MQM भी है, तो GDA भी है, तो एक बहुत बड़ा तादाद है, तो शायद वो हुकूमत बना ले। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल टू द पॉइंट पूछूंगा कि PMLN के लिए और मुल्क के लिए अगर 2 शख्सियत के वज़ीर आज़म डिसाइड करने की बारी आई, तो आप क्या मशवरा देंगी कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने या शहबाज शरीफ साहब बने? बिल्कुल आखिरी आपसे ये जवाब है। देखें डॉक्टर साहब, अगर नवाज़ शरीफ साहब वो नवाज़ शरीफ होते जो कि वोट को इज्जत दो वाले नवाज़ शरीफ थे, तो मैंने तो उस वक्त ये कहा था कि ये वाला नवाज़ शरीफ जो है 4थी बार वज़ीर आज़म लगता है। लेकिन अब जो हमें एक डाइल्यूटेड वर्जन नवाज़ शरीफ साहब का आ रहा है, वो नवाज़ शरीफ नहीं लगते। तो अभी तो नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, तो उस सूरत हाल में तो शहबाज शरीफ वुड प्रोबेबली बी अ बेटर चॉइस। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये पहली शख्सियत है जिन्होंने ये बात की है। आपने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि अब मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, आगे लोग जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।